अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? आज दिन है जी संडे का। तो आज करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा के लिए आपके लिए व्लॉग भी बनाना है, तो कुछ आपके लिए कुछ सोचें क्या बनाया जाए। तो मैंने मेरे जहन में एक आइडिया है कि कोरिया का एक शिप डूबा था 2013 में, उसकी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो है अफसोसनाक वाक़या था उस वक्त का। तो उस वक्त के वाक़े ने पूरी कोरिया की गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था और उस वक्त के प्रेसिडेंट को नीचे आना पड़ा उस एक वाक़े की वजह से। तो वो स्टोरी आप के साथ शेयर करते हैं। तो अभी पहले चल के जाते हैं वो सीवल का, जो उस शिप का नाम था सीवल, और उस शिप का मलबा आपको दिखाते हैं। वो मलबा दिखाने के बाद फिर आपको उसकी पूरी स्टोरी और वो कैसे डूबा था और कैसे उसे मलबे को निकाला गया, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहीं चलते हैं, पहले आपको मलबा दिखा के लाते हैं। जी, अब हम पोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो आज आपके साथ हम इस शिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस शिप को सी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और ये कोरिया की हिस्ट्री में बड़ा बुरा तरीन दिन और बुरा तरीन वाक़या समझा जाता है। ये है उस सी वर्ल्ड का सारा मलबा पड़ा हुआ जो अंदर से निकाला गया है समंदर के बीच में से। तो ये जो सी वर्ल्ड है, ये 16 अप्रैल 2014 को जिंदों के करीब डूबा था और इसके अंदर 353 के करीब स्टूडेंट सवार थे और टोटल जो पैसेंजर सवार थे वो 443 के करीब पैसेंजर सवार थे। सबसे पहले ये इसका मलबा आप देख लें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाली गई हैं, इसके जो सिस्टम है। तो ये गल सड़ गए हैं समंदरी पानी से। आइए चलते आपको बताते हैं कि ये शिप कैसे डूबा था, क्या वजूहात थी, कितने पैसेंजर को बचाया जा सका, कितने पैसेंजर डूब गए, कहाँ पे डूबा। ये वीडियोस जो कुछ इंटरनेट से मिली हैं, कुछ तलाश की, कुछ किसी से मंगवाई गई हैं। तो इन वीडियो की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये जो शिप कैसे डूबा और इसके बीच में जो बंदे थे उनके क्या पैगाम थे, कैसे निकाला गया, ये सारी चीज़ें, और कब निकाला गया, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इस कहानी का आगाज़ होता है आनसन के एक स्कूल से, जिसके स्कूल के बच्चे जेजू आइलैंड के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो उस ट्रिप प्लान करने के लिए इन्होंने एक शिप सी वर्ल्ड का इंतखाब करते हैं। ये कहानी 1994 की बात है, जब जापान की सिटी नागासाकी ने ये शिप अमेरिका से बनवाया और शिप के बनाने के बाद 1994 से लेकर 2012 तक जापान में ये शिप कभी कभार चलाया जाता था, जो कि एक नॉर्मल टूर पे यूज़ हुआ करता था। इस शिप को 1994 से लेकर 2012 तक किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ और इस तरह यह जहाज़ 2012 में कोरिया ने 12 मिलियन पाउंड्स में ये जहाज़ ख़रीद लिया। ये जहाज़ ख़रीदने के बाद कोरिया ने इस जहाज़ के ऊपर 2 फ्लोर और बनाए, 2 डेक और बनाए, जो कि इजाफी मुसाफिरों के लिए थे। इस तरह ये जहाज़ दोबारा रीबिल्ड करके कोरिया ने मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जहाज़ के ऊपर 2 फ्लोर की वजह से और इजाफी पार्किंग लॉट्स की वजह से इस जहाज़ का जो ऑलरेडी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो ख़राब हो चुका था और इसकी असल वजह थी इस जहाज़ के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को चेंज करना। ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं इन्होंने इजाफी बना के इस जहाज़ का ऑलरेडी जो इसका वेट था उससे ज़्यादा बर्डन इस पर डालना था। 15 अप्रैल 2014 जब ये जहाज़ इंचन से जेजू आइलैंड के लिए रवाना होता है और इस पे 353 स्टूडेंट सवार होते हैं और दूसरे मुसाफिर सवार होते हैं। ये जहाज़ लोडिंग से लेकर चलने तक इसको ओवरलोड किया जाता है, पैसेंजर कैपेसिटी से लेकर और इसकी गाड़ियों के लोड तक इसको इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो इसका लोड था उससे ज़्यादा इसको लोड किया जाता है और वहाँ से इसका सफ़र जेजू आइलैंड की तरफ शुरू होता है। ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन एज़ रिपोर्टेड कि इसका जो ओरिजिनल वज़न अलाउ था उससे 2 गुना वज़न इससे ज़्यादा लोड किया जाता है और इसके इस अनबैलेंस की वजह से और जो इसमें गाड़ियाँ पार्क थी उन गाड़ियों को भी प्रॉपर तरीके से पार्क और सेफली पार्क नहीं किया जाता। अब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ जब टकराती है और इस पूरे शिप का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाता है। ये शिप उसी दिन से खदशात का शिकार था जिस दिन से इसके ऊपर 2 इजाफी टैग बनाए गए थे। इसको दोबारा से रिनोवेट करके इसको काम में लाया गया। अब जैसे वो प्रॉपरली अनपार्क गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं तो जहाज़ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तब्दील हो जाता है और जहाज़ का झुकाव एक साइड पे हो जाता है, और जिसकी वजह से जहाज़ के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है।
आने की वजह से जो शिप का लोड है वो एक साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और 16 अप्रैल 2014 को इस जहाज़ का ये 245वां ट्रिप होता है। ये जहाज़ एक वीक में 3 दफ़ा जेजू आइलैंड से इंचन और इंचन से जेजू ट्रैवल करता था। और उस रात को इसका सफ़र भी इंचन से जेजू आइलैंड था। उस रात जब ये जहाज़ चला तो उस जहाज़ को चलाने के लिए एक कैप्टन जिसकी उम्र 69 साल थी वो इसको चला रहे थे। और इन कैप्टन का जो एक्सपीरियंस था वो 40 साल पुराना एक्सपीरियंस था। जब अलग सुबह ये जहाज़ अपना सफ़र इंचन से जेजू की तरफ शुरू करता है तो सुबह 8 बजे के करीब जब ये जहाज़ इंचन से 250-300 किलोमीटर दूर जेजू की तरफ और ये शिप LOC जहाँ पे लिखा हुआ है इस स्पॉट पे पहुँचता है तो वहाँ पे इसको एक वाक़या पेश आता है। ये जहाज़ जिंदों के करीब लहरों को चीरता हुआ वेव्स से मुकाबला करता हुआ जेजू आइलैंड की तरफ रवाना दवा होता है तो इन लहरों की वजह से इसको एक वाक़या पेश आता है जो कि अनप्रॉपर पार्क गाड़ियों का एक दूसरे से टकराने की वजह से पेश आता है। और जैसे ही गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं एक दूसरी तरफ जब बहुत और जहाज़ का बहुत एक तरफ हो जाता है तो जहाज़ के पल्ले फट जाते हैं और इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड की गई है ये गाड़ियों के अंदर लगे कैम की वजह से रिकॉर्ड की गई है, उनकी मदद से रिकॉर्ड की गई है। और जहाज़ के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है और इस पानी के दाखिल होते ही जहाज़ का जो जुकाव है वो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जहाज़ के इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है। और 살리는데요. 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어지는 것 같아요. 지금 잠깐만요. 자, 지금 타고 보신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 조금 배가요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요. 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 그 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요. 태월호. 현재 계실 위치에서 움직이지 마시고 주변에 잡을 수 있는 공이나 잡고 대기해 주시기 바랍니다. 야 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? 안전하니까 가만히 있으라고. 그런 거 주는 거야. 지네끼리 나오고. 영어 왜다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 있어달라고 했는데 지하철 있었는데. 우리 진짜로 이만큼 비운 거야. 진짜야 이거. 나간 사람들은 살고 이만 좋게 미리. 어디로 했대 세월호? 세월호 이쪽으로 보이세요? 그 승강원들 어떻습니까? 승강원 지금 뭐 거의 움직이지 못하고 있습니다. 어떻게 해야 될까요? 지금 바다에 어디라고 모르겠네. 지금 서른도로 아이스크 작게 짓고 대기하라 했는데 서른도 브릿지에 모여가지고 지금 거동이 움직일 수가 없는 상태입니다. 해양경찰청 해상안전과장인데요. 네, 그렇습니다. 그 지금 세월호 상태 어떤지 알고 있어요? 저희도 지금 계속 파악 중입니다. 지금 기울어져 있고 퇴선을 했는지 안 했는지 모르겠어요. 그 몇 명 탔나? 지금 450명으로 저한테 보고 들어왔고. 자, 잘 들으세요. 본청 현지과장인데요. 지금 3명 도착했죠? 예, 도착했습니다. 자, 사람들 보여 안 보여요? 사람들 하나 안 보이네요, 지금. 사람들, 아니, 바다에 사람들 한 명도 안 보여요? 사람들 그뭐 바다에 뛰어내릴지 안 됐어요? 바다에 사람이 하나도 없습니다. 바다에 사람 안 보이고? 네네. 무조건 심심한데 계속 보고 가세요. 네, 알겠습니다. 예, 예. 절대 이동하지 마시고 대기해 주시기 바랍니다. 현재 위치에서 절대 이동하지 마시고 대기해 주시기 바랍니다. 나 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 알길래?
예, 그 지금 2785가 지금 영상이 안 나오는데 예? 다른 데 좀 연결해 주세요. ENG 카메라. 아, 지금 저희들도 지금 잘 안 되고 있거든요. 아, 그래요? 예, 예. 되는 거 하나 없어요? 한 대 됐어요? 예, 지금 현재 저희들도 그래서 현재가 지금 못 보고 있습니다. 어차피 지금 그 2788도 거기 현재가 지금 못 갔어요, 아직. 그래요? 예, 예. 그 다음에 가까운 건 없어요? 278 말고. 예, 지금 현장에서 이제 구조 작업 중이라서 정신이 없거든요, 지금. 아, 그래요? 예. 상황이 모른다 해가지고. 예, 상학장입니다. 예, 청와대인데요. 예, 안녕하십니까. 그 영상 가지고 있는 해경 도착했어요? 아직 도착 못했습니다. 얼마 남았어? 지금 급여가 빨리 가야 되는데. 예, 상학장입니다. 네, 청와대예요. 예, 안녕하십니까. 해경 총장님 어디 계십니까? 여기 상황, 여기 위에 같이 대실이 계십니다. 대실에 계십니까? 예. 자, VIP 메시지 전해드릴 테니까 예. 빨리 전해주세요. 예. 첫째, 단 한 명도 인명피해 발생하지 않도록 하라. 그 다음에 여객선 내에 객실, 엔진실 등을 포함해서 철저히 확인해가지고 누락되는 인원이 없도록 하라. 자, 그 두 가지 말씀하셨으니까 일단 그 청장님한테 메모를 빨리 넣어드리고. 예. 지금 현장에 그 헬기에서 구조사가 한두 명 구조하는 게 문제가 아니고 제 생각입니다만은 일단 그 여객선에 내려서 여객선이 지금 얼마만큼 기울어졌고 일단은 무조건 물에 뛰내리는 게 낫겠다든지 아니면 나올 때 순서대로 나오되 이렇게 지휘할 사람이 필요하거든요. 현장에서 문을 내가 안에 있는 사람이 갑판 일단 나오게 물에 뛰내도록 해야 된단 말입니다. 그 문제 내리가 그 위험 속에서 구조한 놈은 나중에 정말 공을 세울 수 있는 거 아니에요. (4월 17일) 날 가서 7월 10일까지 있으면서 제가 한 25구에서 30구 정도를 수습을 했는데 처음에는 이제 시야도 잘 안 나오고 어디가 어딘지 잘 모르잖아요. 가이드라인을 설치를 하고 가이드라인을 잡고 다녀야 갈 수 있는 그 선내 격실이 이제 복잡하게 됐던 거죠. 들어가면 지키들이 막 격실에도 친구들끼리 이제 모여서 이제 살려고 노력을 했던 흔적들이 있었던 거죠.
और इस तरह पूरी कोरियन कौम ने एक होकर एहतजाज किया और इस गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट है उसको उतरने पे मजबूर किया और ये मुतालबा किया जो उस मलबा है या रेकेज है उसको बाहर निकाला जाए और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन था, कौन इसका ज़िम्मेदार था, कौन इसका ज़िम्मेदार नहीं था। तो आखिरकार इनके प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे के नीचे आना पड़ा और कोरिया ने एक शंघाई की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जो इसका सैलवेज है, जो इसका मलबा है वो बाहर निकालने के लिए। और इसी महीने में शंघाई की सैलवेज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि इसका मलबा बाहर निकाला जाए। जब शंघाई की इस कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो जो इस मलबे को सी बेड से ऊपर ले जाने के लिए 44 मीटर नीचे जाना था। तो ये जो एरिया था ये बहुत ही अनसीन एरिया था, मतलब बहुत ही डार्क एरिया था। तो इसको चेन करके ऊपर ले जाना था और ये कोशिश करते करते आखिरकार 2017 में इस मलबे को बाहर निकाल लिया गया। मलबा बाहर निकालने के बाद 105 किलोमीटर दूर मोकपो के न्यू पोर्ट पे इसको निकाल के रख दिया गया और 3 दिन के लिए इसको 45 डिग्री पे रखा गया क्योंकि इसके अंदर से ऑयल और जितना भी ऑयल और पानी है वो इसमें से निकल जाए। ये जहाज़ का कैप्टन और 13 क्रू मेंबर को किसी को सज़ाए मौत और किसी को 18 महीने से लेकर 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। और जहाज़ के कैप्टन ने कहा कि मेरे पास सॉरी के अलावा और कोई अल्फाज नहीं है, मेरी गलती है, मुझे आखिरी बंदे की जान बचाने तक या आखिरी बंदे के निकलने तक मुझे जहाज़ के अंदर रहना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती है, मैं इससे पहले निकल आया। और ये 13 क्रू मेंबर्स को सज़ा दी गई। और जहाज़ की कंपनी के मालिक ने भी पूरी कोरियन अवाम से माफ़ी मांगी और इनकी जो लाश है वो 1 साल के बाद बरामद हुई। इस वाक़े ने पूरी कोरियन कौम को हिला के रख दिया। जब भी कभी कोरियन के सामने इस वाक़े का नाम लिया जाता है वो हर बंदा रोने लग पड़ता है।
ये थी आज की वीडियो, आज की सैड स्टोरी जो कि कोरियन बंदों के दिल पे हमेशा रहेगी। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो अगर पढ़ाई के मामले में जान से चले जाएं तो वो शहीद होते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इसी के साथ मुझे दी इजाज़त। अल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।